यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले जनरल साइंस को। एमपी कांस्टेबल में जो जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। शिफ्ट नंबर 12 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले 11 शिफ्ट आप लोगों की यहाँ पर हो चुकी है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस की। इसके अलावा आपको एक एमसीक्यू सेशन अलग से प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि जितने भी पेपर का हमने एनालिसिस किया है उसमें हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आपका या तो हेल्थ हाइजीन से पूछा जाता है, ठीक है, या फिर पूछा जाता है खाद्य परिरक्षण युक्तियाँ, यानी कि जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती है, इससे पूछा जाता है। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर फिर से एक शिफ्ट को कंप्लीट करेंगे। तो अगर वो वाला सेशन आपने नहीं देखा है फूड प्रिजर्वेशन वाला, उसे आप ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। उसमें आपको टोटल जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर खाद्य प्रिजर्वेशन या फूड प्रिजर्वेशन जो है उसका क्वेश्चंस पूछे गए तो वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पोर्सिलेन फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है? ये अभी जितनी भी शिफ्ट हुई उसमें 4th बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो अब की बार आपसे पूछा गया है कि पोर्सिलेन फिल्टर का प्रयोग क्या है, इसको काय के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको फिल्टर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? वायरस को, विषाणु को, प्रोटोजोआ को, बैक्टीरिया को, या एस्केल्थेमिस या फिर निमोटोडा जो होता है उसको यहाँ पर फिल्टर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बैक्टीरिया को छानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिन्हें नहीं पता है एक बार हम लोग देख लेते हैं पोर्सिलेन फिल्टर यहाँ पर क्या होता है। जो चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे उसी तरीके से एक फिल्टर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का एक फिल्टर रहता है, इसमें कुछ इस तरीके के होल रहते हैं। जो भी पदार्थ है उसको यहाँ से छाना जाता है, तो जो पदार्थ छानना है वो तो नीचे निकल जाता है, लेकिन बैक्टीरिया यहीं रुक जाते हैं, बैक्टीरिया इसमें से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जो चीनी का यहाँ पर बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। जल प्रदूषक के मामले में इनमें से कौन सा अपवाद है? मतलब 3 जो जल प्रदूषक फैलाते होंगे, वाटर पॉल्यूटेंट होंगे, एक कौन नहीं हो सकता है? हाइड्रीला, सीवेज, ऑयल स्पिल्स हो सकती है, डिटर्जेंट वाटर, है ना, जो साबुन का या सर्फ का पानी जो छोड़ा जाता है वो वाली चीज़। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, हाइड्रीला एक प्रकार का पौधा हम लोग बोल सकते हैं, एक प्रकार की घास हम लोग बोल सकते हैं, जो पानी के ऊपर आपको तैरती हुई दिखाई देती है, ठीक है। हालांकि वो हम लोग बोल सकते हैं ज़मीन से कनेक्टेड होती है ना। तो हाइड्रीला एक प्रकार का घास यहाँ पर होगी। तो ये कभी भी प्रदूषक तो नहीं हो सकता है, प्रदूषण फैलाने वाला तत्व तो नहीं हो सकता है। सीवेज प्रदूषण है, ऑयल स्पिल्स यहाँ पर प्रदूषण है, और डिटर्जेंट वाटर भी यहाँ पर प्रदूषण है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। गीता एक छात्र से मिली और उससे भूगोल का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा। प्रश्न क्या था कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक पानी रखता है, मतलब किस ग्रह पर पानी है। गीता का उत्तर क्या होना चाहिए था? पृथ्वी, नेपच्यून, मंगल, या फिर जुपिटर, बृहस्पति। तो पानी कहाँ पर पाया जाता है? पानी पृथ्वी पर अवेलेबल है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते। दूषित हवा, पानी, भोजन या रोग वाहक यानी कि कीड़े और अन्य जानवरों से फैलने वाले रोग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जो मतलब दूषित हवा, पानी, इन सभी के माध्यम से या किसी कीड़े या किसी जानवर के माध्यम से एक से दूसरे में फैलता है, ये संक्रामक रोग है, ये एपिडेमिक, ये किसी प्रकार की महामारी हो सकती है, ये इन्फेक्टियस यानी कि संक्रामक रोग होगा, या फिर ये छूत की बीमारी, कंटेजिनियस बीमारी, इसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो देखो ये संक्रामक रोग है, दूषित हवा से हो रहा है, ठीक है, पानी, दूषित पानी के सेवन से, दूषित भोजन के सेवन से हो रहा है, तो इस प्रकार की बीमारी को संक्रामक बीमारी यहाँ पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। व्हाट या विच टेस्ट इज यूज फॉर द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ एड्स? एड्स के प्रॉपर डायग्नोस्टिक के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? सीटी का प्रयोग किया जाएगा, एमआरआई करी जाती है, एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, या फिर पेट टेस्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखो इसकी जांच करने के लिए या एचआईवी परीक्षण के लिए जो है एलिसा टेस्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बट व्हाट इज एलिसा, या एलिसा का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये एलिसा का फुल फॉर्म है, तो उसको ज़रूर से याद रखिएगा। चाहे आप साइंस का कहीं पर भी कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, एमपीटेट ग्रेड 2 में बैठ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं साइंस के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, so the enzyme linked immunosorbent assay is an immunological assay commonly used to measure antibodies, antigen, proteins and glycoproteins in biological samples। जो भी सैंपल यहाँ पर लिया जाएगा ब्लड का, उसमें इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। मेजरली HIV इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी टेस्ट और इन सब के लिए जो है साइटोकाइनिन्स, इन सब के टेस्ट के लिए हम लोग जो है इन सब को चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका मेजरली प्रयोग जो है एंटीबॉडीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर किया जाता है कि ब्लड में कितनी एंटीबॉडी यहाँ पर निर्मित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। ट्यूबरकुलोसिस और टीबी इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन, या क्षय रोग किस रोगाणु के कारण होता है। टीबी किसके कारण होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम तपेदिक हो सकता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका यहाँ पर हो सकता है, या फिर विब्रियो कॉलेरा यहाँ पर रहेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम में ही छुपा हुआ इस बैक्टीरिया के। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कौन सा रोग होता है, टीबी यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन, रबी की फसलें कब उगाई जाती है, विंटर, समर, रैनी या ऑटम, शरद ऋतु में। तो रबी की फसल को विंटर फसल भी बोला जाता है। सर्दी के मौसम में अक्टूबर नवंबर में यूजुअली इसको बोया जाता है, अप्रैल मार्च अप्रैल के टाइम पे इसको काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये रबी क्रॉप यहाँ पर कहलाती है, जैसे गेहूं मटर वगैरह आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक तेल उत्पादक फसल है जिससे तेल निकलता है, जिससे ऑयल निकलता है। मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड पीनट हो सकता है, फ्लैक्स, कॉटन, जूट हो सकता है, व्हीट, कॉटन, ओकरा हो सकता है। ठीक है, ऑलिव, पैडी और सनफ्लावर यहाँ पर हो सकता है। तो वी ऑल नो कि सरसों का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है और मूंगफली का तेल होता है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आचार विज्ञान का अध्ययन, दैट मीन्स एथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल या केमिकल साइंस। तो एथोलॉजी में आपको व्यवहार परक विज्ञान के बारे में सिखाया जाता है, जस्ट लाइक बिहेवियर एनालिसिस आप या बिहेवियर साइंस इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि भौतिक विज्ञान में फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी बायो में मानव शरीर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, और रासायनिक विज्ञान में केमिकल से रिलेटेड, केमिस्ट्री वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा। यह एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतः प्रजनन करने वाले व्यक्ति का एक समूह है जो कि आनुवंशिक रूप से अलग और प्रजनन रूप से दूसरों से अलग यहाँ पर हो सकता है। It is a group of one or more morphologically similar interbreeding individuals which are genetically distinct and reproductively isolated from others। That means ये क्वेश्चन जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जिनका प्रजनन की जो विधि है वो समान होती है, या फिर ये एक ऐसे व्यक्तित्व समूह हो सकते हैं जो आनुवंशिक रूप से तो अलग होते हैं और प्रजनन रूप में दूसरों से अलग यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरीज यहाँ पर कंसीडर करी जाती है। ठीक है, जैसे इसको प्रजाति बोला जाएगा, इसको कोहर्ट बोला जाएगा, इसको फैमिली बोला जाएगा, इसको किंगडम यहाँ पर बोला जाएगा। तो ये स्पीशीज़ होती है, ये प्रजातियाँ होती है। ठीक है, हमने पढ़ी थी 8 प्रकार की पूरी हमने पढ़ी थी कि किस प्रकार से ये शुरू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। सीवेज को उपचार से पहले नदियों या महासागरों में नहीं बहाना चाहिए, ये आपका असर्शन है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जलीय जंतु और प्रजातियां प्रदूषण के कारण मर जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्लियर है। 12 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने का सही तरीका नहीं है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, एक नेगेटिव केस निकालना है कि कौन सा तरीका यहाँ पर सही नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, हमें सूखे पत्तों, कागज और कचरे को खुले में जलाना चाहिए। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने आस पड़ोस में मौजूद पेड़ों की भी
देखभाल करनी चाहिए। ओके। थर्ड बोल रहा है हमें त्योहारों के मौसम में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिवाली के दौरान पटाखों को ना कहना चाहिए। हमें कम दूरी तक आने जाने के लिए बाइक या कार के बजाय साइकिल का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो मैं क्या कंसीडर करूं कि इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज नेगेटिव, क्योंकि कभी भी खुले में नहीं जलाना चाहिए, दैट मीन्स धुआं यहाँ पर होगा, है ना, तो वायु प्रदूषण होगा। तो ये ना करते हुए हम लोग ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। अगेन असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन आपके सामने है, विद्युत उपकरण जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर ये क्या करते हैं? वाष्पशील यौगिक को यहाँ पर रिलीज करते हैं। ओके। इसके पीछे का रीज़न इन्होंने क्या दिया है? क्योंकि इन उपकरणों का अगर हमने ज़्यादा प्रयोग किया, इन अप्लाइंसेस के अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत जो है उसको नुकसान होता है, जिससे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। डेफिनेटली सही बात है कि एसी, रेफ्रिजरेटर सब CFC गैसेस को यहाँ पर रिलीज़ करती है, और जितनी अधिक मात्रा में ये रिलीज़ होगी ओजोन परत में छेद उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही रीज़न और उसके साथ जो असर्शन है दोनों ही करेक्ट है। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन ब्लैंक इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम। तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलियम कुछ प्रजातियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। कौन सी प्रजाति के द्वारा उत्पादित किया जाता है? अगर आप ये प्लांट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये पेनिसिलियम प्रजाति है, जिससे हमें पेनिसिलिन औषधि यहाँ पर प्राप्त होती है, जो स्ट्रेस कंट्रोलर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पेनिसिलियम प्रजाति से प्राप्त होती है, पेनिसिलियम स्पीशीज से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कोयले का प्रथम चरण क्या होता है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉल इज, ये ऑक्टेन रेटिंग हो सकती है, सीनेट रेटिंग हो सकती है, मैथेन हो सकता है, या पीट होता है। कोयले का प्रथम चरण जो होता है मतलब कोयला निर्माण होता है, तो सबसे पहले कौन सी स्टेज में कन्वर्ट होता है? पिट में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के बारे में देख लो, फिर बाकी स्टेजेस आप देखना। वैसे कोयले को 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज पीट होती है। तो जो भी चीज़ें होती है जैसे वनस्पति वगैरह हो गई, तो वनस्पति से कोयला में परिवर्तन का ये पहला चरण होता है, और इसमें कार्बन सामग्री न्यूनतम लगभग 40% होती है। यह उच्च आर्द्रता सामग्री के साथ रंग में हल्का भूरा होता है, और ये कोयले का सबसे लोएस्ट टाइप यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा समय रहेगा वो उतना ही अच्छा रहता है, उतना अच्छा है उसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज पीट यहाँ पर होती है। आगे आप देख सकते हैं एंथ्रेसाइट के बारे में देख लो। एंथ्रेसाइट कोयले में लगभग 90% कोयला पाया जाता है। दैट मीन्स ये अच्छी प्रजाति है कोयले की, अच्छा टाइप है। यह कठोर, चमकदार और अशुद्धियों से मुक्त होता है। जलाए जाने के बाद एंथ्रेसाइट कोयला थोड़ा धुआं और थोड़ा राख यहाँ पर देता है। इसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में कुकिंग कोयले के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड कैटेगरी ब्यूटोमेनस की बात करूं तो 70 से 90% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। यह काला और चमकदार होता है और धुआंधार ज्वाला उत्पन्न करता है, और अधिक मात्रा में ये राख भी छोड़ता है। जब इस प्रकार के कोयले को गर्म किया जाता है तो टार यहाँ पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग ऊष्मा और विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों में किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला भी यहाँ पर बोला जाता है, ब्राउन कोल यहाँ पर बोला जाता है। इसमें 45 से 70% तक कार्बन पाया जाता है, और इस प्रकार के कोयले उच्च धुआंधार लपटों के साथ जलते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी कैटेगरी कौन हो गई? एंथ्रेसाइट हो गई। सबसे लोअर कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पर कौन होती है? 40% वाली पीट यहाँ पर होती है। ठीक है, और चाहे तो आप बुक के अंदर जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी चारों चीज़ें जो है, चारों के बीच में कंपैरिजन आपको दे रखा है। एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला भी जाना जाता है, इस नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं, कठोर होता है। ठीक है, बिटुमिनस को ब्लैक कोयला के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोल के नाम से भी जाना जाता है, और पीट आपका है इसी। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज यहाँ पर होती है। ओके, आप चाहें तो इस कंपैरिजन का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट होता है।
ये हम लोग बोल सकते हैं अपेक्षाकृत अच्छा ही होता है, ठीक है, लिग्नाइट और पीट से, या पीट से उत्तम किस्म का है, ओके ओके बोल सकते हैं, और ये बुरा प्रवृत्ति इसको बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ये निर्मित नहीं हुआ है, कौन, पीट, ठीक है। अगले इसमें कार्बन की मात्रा 80 to 90, है ना, ये डिफरेंट हो सकती है थोड़ी बहुत, बिटुमेन 60 to 80 होती है, और इसमें 60 to 70 होती है थर्ड लिग्नाइट में, और ये 60 से कम, है ना, 40 के लगभग, ठीक है। इस प्रकार के कोयले में वाष्पशील पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। इस कोयले का उपयोग कुकिंग गैस, कोयला तथा वाष्प कोयला बनाने के लिए किया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है लिग्नाइट, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, मेघालय, कुछ कुछ राज्यों में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और इस कोयले का निर्माण प्रथम चरण को निरूपित करता है, तो ये कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। इस प्रकार का कोयला मुख्यतः एंथ्रेसाइट जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ये कोयला जो है आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में मिल सकता है, ठीक है। और इसको जो है लिग्नाइट को भूरा कोयला यहाँ पर बोला जाता है। और पीट में जो है नमी की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिससे दहन करने पर इसमें अत्यधिक धुआं और राख निकलेगी। अत्यधिक लपटों वाला धुआं, और ये सब कब निकलता है, जब वो प्रॉपर तरीके से कोयला नहीं बना हो, ठीक है। अब इसमें एंथ्रेसाइट के बारे में एक और चीज़, एडिशनल चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कोयले की नीली लघु लो यहाँ पर निकलती है, मतलब फ्लेम इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वाणिज्यिक इस्तेमाल हेतु सबसे ज़्यादा बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इन कोयले के बारे में याद रख सकते हैं, ओके। सो ये सेशन था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जनरल साइंस के। इसके बाद वाली क्लास आपके दिन में 2 बजे होगी, उसे भी आप ज़रूर से अटेंड करिएगा। अगर आपने अभी तक ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको क्लासेस मिलती रहेगी और नोट्स, टेस्ट और ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और इसके बाद आपकी लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर ही शाम को 6 बजे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।